Hello guys, welcome back to my channel. Today we have a new video and that is about राजनीतिक हिंसा चैप्टर 14 MPSC 001। तो इस 14 चैप्टर में से क्या क्या आ रखा है? 14 चैप्टर में से 3 बार क्वेश्चंस आ रखे हैं। सबसे पहले 2016 में आ रखा है कि राजनीतिक हिंसा जो है उसके कारण बताने हैं। यही सेम क्वेश्चन 2018 में रिपीट हुआ है और 2019 में हमें राजनीतिक हिंसा का अर्थ पूछा है और उसके रूप पूछे हैं कि वो कितने कितने प्रकार की होती है। तो डैट्स इट, 3-4 पॉइंट है और हमें मेनली सिर्फ ये पता होना चाहिए कि राजनीतिक हिंसा होती क्या है और इसके कारण और इसके रूप क्या क्या है। जैसे कि हम देखते हैं कि राजनीतिक हिंसा क्या होती है कि राज्य की ओर से अभिलक्षित होती है क्योंकि राज्य को ही अन्याय और दमन का स्रोत माना जाता है। समस्या को हल करने हेतु हिंसा का सहारा ले रहे हैं। वो क्या होता है, राज्य से ये हमेशा ये अपेक्षा की जाती है कि वो जो है राज्य जो है समाज में न्याय करे और न्याय करे और जो भी ये हिंसाएं हो रही हैं इनको रोके, अन्याय ना करे। ठीक है, लेकिन क्या होता है राजनीतिक हिंसा कब होती है? जब लोगों का एक वर्ग जो है वो समूह इकट्ठा हो जाता है और वो राज्य के खिलाफ, जो भी राज्य अन्याय कर रहा है उसके खिलाफ हिंसा करता है या जो भी राज्य उनका दमन कर रहा है उनके खिलाफ बोलता है इकट्ठा होकर, तो वो राजनीतिक हिंसा कहलाता है। तो यही कह रहे हैं कि राजनीतिक हिंसा राज्य की ओर से अभिलक्षित होती है क्योंकि राज्य को ही न्याय और दमन का स्रोत माना जाता है। तो ये जो हिंसा होती है इसका सहारा लोग क्यों लेते हैं? अपनी इस हिंसा का सहारा लोग समस्याओं को हल करने के लिए लेते हैं। जैसे कि जो यहाँ पे अरस्तु है, अरस्तु ने ये बात कही है कि इंसान बगावत नहीं करता क्योंकि वह मौत बुलाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो बगावत करेगा, अगर वो हिंसा का सहारा लेगा तो कहीं ना कहीं उसकी जान पे भी खतरा है ना। तो अरस्तु ने ये बात कही है कि इंसान खुद बगावत नहीं करता क्योंकि वो मौत नहीं बुलाना चाहता, लेकिन वो कई बार क्या होता है उसको बगावत के लिए मजबूर कर दिया जाता है। तो ये चीज़ होती है राजनीतिक हिंसा। राजनीतिक हिंसा के समर्थक इसको नैतिक आधारों पर उचित ठहराते हैं। वो ये कहते हैं कि नैतिक आधार पर देखा जाए तो भाई अगर किसी के साथ तुम अन्याय करोगे और उसका दमन करोगे तो कहीं ना कहीं वो हिंसा का सहारा लेगा ही और एक ना एक दिन वो उस चीज़ का विरोध करेगा। तो अगर तुम प्यार से नहीं मानोगे तो हिंसा का सहारा लेगा ही। तो एक देश का आतंकवादी दूसरे देश के लिए एक स्वतंत्रता सेनानी होता है। कहीं ना कहीं ये भी बात है कि अगर एक देश का आतंकवादी है तो वो अपने देश में वो स्वतंत्रता सेनानी कहलाएगा। तो ये वाली बात है। राजनीतिक हिंसा का अगर ब्रीफ में देखा जाए तो ये है, इसका अर्थ क्या होता है कि सरकार के विरुद्ध एक सामूहिक हिंसात्मक कार्रवाई करना, कि सरकार के विरुद्ध होता है राजनीतिक हिंसा और एक सामूहिक मिलके होता है हिंसात्मक जो भी कार्रवाई होती है वो चीज़ें करना, इसको राजनीतिक हिंसा कहा जाता है। राजनीतिक हिंसा किस लिए होती है? कुछ चीज़ों को प्राप्त करने के लिए होती है या जो हमारे पास है उसको संरक्षित, उसको बचाए रखने के लिए होती है। तो राजनीतिक हिंसा में क्या होता है? दंगा फसाद होता है, व्यापक प्रदर्शन होता है, विरोध प्रदर्शन जो भी होते हैं, आंदोलन जो होते हैं। तो इस तरह की जो ये चीज़ें होती है राजनीतिक हिंसा के अंदर आती है। उसके बाद सबसे पहले तो मेनली ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका दे देना कि राजनीतिक हिंसा क्या होती है और इसके प्रकार क्या है। अब हम इसके कारण देख लें कि राजनीतिक हिंसा के क्या क्या कारण हैं। तो जैसे कि राजनीतिक हिंसा के कारणों को देखें तो यहाँ पे बता रखा है राजनीतिक हिंसा के कारण क्या है। अरस्तु ने वही बात कही है। अरस्तु का ये पॉइंट जो है ज़रूर ऐड कर देना कि इंसान बगावत नहीं करता क्योंकि वह मौत को नहीं बुलाना चाहता। लोग हिंसक तरीकों को प्रयोग करना तभी करते हैं जब एक समुदाय में उसकी उत्तरजीविता खतरे में होती है, तो वो उसके खिलाफ लड़ेंगे नहीं तो उन्हें अनंतिम पीड़ा झेलनी पड़ेगी। मतलब वो उन्हें अपने आप को बचाने के लिए लड़ना पड़ता है, तो वो मजबूर है लड़ने के लिए, वो अपनी इच्छा से नहीं लड़ते। इसके बाद अगर राजनीतिक हिंसा के कारण है तो नीचे दिया हुआ जैसे कि राजनीतिक हिंसा के कुछ कारण हैं। आम कारण है राष्ट्रीय आत्मनिर्धारण का संकल्पना है, विचारधारा का है, धार्मिक निर्जातीय संघर्ष है, अभिजात्य वर्गों के लिए राजनीतिक संघर्ष है, आर्थिक परिस्थितियों और सापेक्ष वंचन अवधारणा है, निकटवर्ती देशों द्वारा जो भी समर्थन होते हैं, इस तरह के कारण हैं। हम इसको थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं। जैसे राजनीतिक हिंसा के सामान्य कारण है। सामान्य कारण में जो कौटिल्य है उसने अपने अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसमें ये बात कही है कि सरकार की गलत नीतियों और शासक का अविशिष्ट व्यवहार ही प्रजा की बगावत को जन्म देता है। वो ये कहते हैं कि सरकार जो है वो गलत नीतियाँ बनाती हैं कुछ, और जो शासक है सरकार में, जो भी शासक चुने गए हैं या जो भी बने हैं, वो उनका अशिष्ट व्यवहार होता है। उनका जो व्यवहार होता है वो अच्छा नहीं होता, सभी के लिए अच्छा नहीं रहता। तो इसी व्यवहार के कारण जो प्रजा होती है, वहाँ जो व्यक्ति रहते हैं, वो प्रजा बगावत करती है। वो राज्य की बात को, वो जो है शासक की बात को नहीं मानती और फिर वो हिंसा का सहारा लेती है, वो तब बगावत करती है।
तो कौटिल्य भी सरकार की नीतियों को दोष देते हैं। तो वो सरकार की नीतियों को जैसे कैसी कैसी गलत नीतियाँ हैं वो ये बता रहा है। जैसे गलत नीतियाँ कौन कौन सी होती है? अत्यधिक कराधान, उन पे कर ज़्यादा लगा देना, अनिवार्य जिन्सों की मूल वृद्धि, जो भी वो है उनको, जैसे जो भी चीज़ें हैं उनको ज़्यादा उनकी वृद्धि कर देना, मूल वृद्धि कर देना। शक्ति प्रयोग में कानून नैतिकता की साभ्यप्रिय अवहेलना करना, मतलब कानून और नैतिकता जो है उसकी कानून के द्वारा ना चलना और नैतिकता का पालन ना करना, उनकी अवहेलना करना। खुद भी शासक कई बार ये चीज़ कर देते हैं। समाज के कुछ निश्चित वर्गों के लिए न्यायसंगत सलूक करना, मतलब वही उच्च जाति नीची जाति के लिए, या कुछ निश्चित वर्गों को ज़्यादा विशेष अधिकार देना, कुछ को नहीं देना। तो इससे जो अल्पसंख्यक है और जो वंचित वर्ग है वो हिंसा का सहारा लेंगे। राजनीतिक अक्षमता एवं अराजकता, शांतिपूर्ण आंदोलन जो है उसको दबाने के लिए अत्यधिक एवं अकुशल बल प्रयोग करना। जो भी शांतिपूर्ण जो भी आंदोलन चल रहे हैं उनको दबाने के लिए भी कई बार इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, हिंसा का सहारा लिया जाता है। तो कौटिल्य ने ये भी कहा है कि दरिद्र या तो जो गरीबी है या लोभ, लालच जो है और असंतोष क्या है, अनसेटिस्फेक्शन, जो भी किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई ना होना, वही जो है विद्रोह के कारण होते हैं। इसी कारण भी जो है विद्रोह उत्पन्न होता है। तो कौटिल्य ने 3 कारण बताए हैं, दरिद्रता, लोभ और असंतोष। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट में ये सामान्य कारण में आ गया। सेकंड पॉइंट है जैसे राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की अवधारणा। इसमें राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की अवधारणा में क्या बताया गया है, जैसे कि हाँ, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की जो अवधारणा है उसमें क्या होता है, जो भी राष्ट्रीय होते हैं उसमें जो राज्य होते हैं वो खुद के आत्मनिर्णय लेना चाहते हैं, तो वो उस चीज़ के ऊपर जो है खुद आत्मनिर्णय लेने के ऊपर वो क्या हिंसा का सहारा ले लेते हैं। जैसे कि भारत में अगर हम कुछ सशस्त्र अगर वो देखा जाए, भारत में जब पहले ब्रिटिश का शासन था तो उस टाइम जो महात्मा गांधी ने जो भी आंदोलन चलाए, जो भी चीज़ होती वो सिर्फ जो थी शांतिपूर्ण तरीके से चलाए गए थे, ठीक है। लेकिन कुछ अहिंसात्मक रूप से चलाए गए थे, लेकिन कुछ जो थे वो सशस्त्र क्रांतिकारी भी थे जो उसमें थे पुराने उस टाइम पे, जैसे कि सावरकर, भागा जतिन, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, ये क्रांतिकारी सशस्त्र जो वो है सेनानी उसमें थे। अब इसमें क्या था, सबसे पहले देशों के सामने क्या होती है, जो राष्ट्र निर्माण है, राष्ट्र का निर्माण करने के उनमें जो समस्याएं आती है, क्योंकि वो समस्याएं आती है कि जो राष्ट्रीय का जो है वो एकीकरण बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, तो वो राष्ट्र का निर्माण करने की उनके पास समस्याएं आती है। तो वो कुछ जो प्रांत होते हैं उसमें और कुछ जो राज्य होते हैं वो अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र की मांग करते हैं उसमें। जैसे कि अब भारत में जो जम्मू कश्मीर है, नागालैंड है और मणिपुर है, असम है, ये सब जो है आज भी हम जो है राज्यों का सामना कर रहे हैं, हम आज भी हमें समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं इस चीज़ से। तो इनमें क्या होता है, इन आंदोलनों के पहचाने तो दोनों ही ओर से अत्यधिक हिंसा का प्रयोग हो जाता है, तो ये भी एक हिंसा का कारण हो जाएगा कि राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की अवधारणा की वो खुद आत्मनिर्णय लेने की अवधारणा होती है। थर्ड है विचारधारा। विचारधारा क्या है, लोगों को संगठित करती है, राज्य के खिलाफ संघर्ष लड़ने के लिए उन्हें एक निश्चित कारण प्रदान करती है। मतलब एक विचारधारा, एक वर्ग जो है अलग विचारधारा का समर्थन करता है या एक राज्य अलग विचारधारा का समर्थन करता है, तो इस तरह से विचारधारा जो है उनमें एक रोल प्ले करती है। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, यूरोप में साम्यवाद विरोधी जो आंदोलन थे वो लोकप्रिय हुए थे, इटली में फासिस्टवाद, जर्मनी में नाजीवाद। तो ये जो आंदोलन थे ये विचारधारा के कारण हुए थे, इनमें अलग अलग विचारधाराओं की उत्पत्ति थी, तो इस कारण से उन्होंने हिंसा का उग्र रूप ले लिया। राज्य हिंसा का सामना करने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। हिंसक समाजवादी क्रांति के प्रत्यक्ष भारत, नेपाल, इंडोनेशिया या बर्मा ऐसे देश हैं जो समाजवादी और हिंसक क्रांतिकारी गतिविधियों के जीते जागते उदाहरण हैं। भारत में हम क्रांतिकारी राजनीतिक गतिविधियाँ देखते हैं, उसमें एक नक्सलवादी लिप्त जो होती हैं वो सारी नक्सलवादी से लिप्त होती हैं जो भी गतिविधियाँ। तो ये थर्ड है विचारधारा का कारण। उसके बाद फोर्थ है धार्मिक और निर्जातीय संघर्ष। धार्मिक और निर्जातीय संघर्ष क्या होते हैं, उन्हें डर होता है कि इस राजनीतिक एकीकरण की वजह से उनकी जो अलग जो पहचान है वो लुप्त हो जाएगी। धार्मिक पहचान उनकी हर कुछ समूह की, कुछ वर्ग के, कुछ राज्यों की धार्मिक पहचान अलग होती है, तो उन्हें ये वर्ग होता है कि अगर वो राष्ट्र में एकीकृत हो जाएंगे तो उनकी जो खुद की धार्मिक पहचान है वो लुप्त हो जाएगी, वो चली जाएगी। तो इसलिए वो अपनी धार्मिक पहचान को बचाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए भी हिंसा का सहारा लेती हैं। 17वीं एवं 18वीं शताब्दियों के दौरान, जैसे कि विवाद पहले था ये पहले के उसमें देखा जाए यूरोपियन देशों में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच में था। अब अंतर्राज्यीय संघर्ष में भी हम देखते हैं ईसाई और मुसलमानों के बीच देखते हैं, यहूदी और मुसलमानों के बीच या हिंदू और मुसलमानों के बीच देखते हैं। तो इन्हें
अंतरजातीय संघर्ष या धार्मिक संप्रदाय और निर्जातीय संघर्ष के रूप में देखा जाता है। तो धार्मिक संप्रदाय भ्रष्ट प्रथाएं वाले धर्म को दोष मुक्त करना चाहते हैं, कि वो ये चाहते हैं कि जो भ्रष्ट है धर्म उनको दोष मुक्त कर दो। वे रूढ़िवादी समूह जो अपने धर्म को शुद्ध करना चाहते हैं हिंसा का उर्ब अख्तियार करते हैं। कुछ उनके खिलाफ भी होता है कि कुछ जो रूढ़िवादी समूह होते हैं वो अपने धर्म को शुद्ध करने के ऊपर हिंसा का रूप धारण कर लेते हैं। तो इसलिए भी तो अल्जीरिया, मिस्र, अफ़गानिस्तान और अनेक मुसलमान जो देश हैं इस समस्या का सामना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके बीच में जो है बहुत ज़्यादा अपने धर्म को सुरक्षित करने के लिए और अपने धर्म की पहचान को बनाए रखने के लिए तो इन्हें हिंसा का सहारा लेते ही हैं ये। नेक्स्ट जैसे कनाडा में क्यूबेक प्रांत है, भारत में नागालैंड है, ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड है, रूस में चेचन्स हैं, चीन में तिब्बती है और इराक में ईरान में कुर्द हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एक दो एग्जांपल्स भी याद आ गए तो इट्स बेस्ट कि भाई ये जो हैं ये अल्पसंख्यक हैं कुछ, और ये कहीं ना कहीं वे हिंसा का सहारा लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न अभिजात वर्गों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद। इसमें क्या है कि हर राज्य में जो अभिजात वर्ग है वो कुछ समूह या कुछ गुट होते हैं। जो ये समूह और गुट होते हैं ये चाहते हैं कि हम सत्ता में रहें। जो भी अभिजात वर्ग है, जो अमीर वर्ग है, वो ये चाहते हैं कि हम सत्ता में रहें। तो ये गुट जो है गली प्रदर्शन, सामूहिक सांप्रदायिक दंगे या तोड़ फोड़ करवाकर लोगों को समर्थन जुटाने के लिए जो है वो हिंसात्मक तरीके का इस्तेमाल करते हैं लोगों का समर्थन अपने पास लेने के लिए। तो इसी तरह के जो अगर एग्जांपल देखिए तो 1972 के बाद जो अफ़गान इतिहास था, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी जो फौजी तख्तापलट हुआ था वो इसी प्रकार की जो राजनीति है उसका उदाहरण था। ये सैनिक सत्ता परिवर्तन प्राय बड़े हिंसात्मक होते हैं और व्यापक रक्तपात करवाते रहते हैं। तो इसमें बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा होती है और इससे फिर जो है खून खराबा भी बहुत ज़्यादा ही बड़े स्तर पर होता है। तो ये नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा कि विभिन्न अभिजात वर्गों के बीच में जो राजनीतिक द्वंद्व होता है सत्ता पे बैठने का, सत्ता हटियाने की जो भी सत्ता हटियाने के लिए वो एक हिंसात्मक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक स्थितियों और सापेक्ष वंचना की अवधारणा। तो आर्थिक स्थितियाँ क्या होती है? विभिन्न प्रकार की राजनीतिक हिंसा को जन्म देती है क्योंकि वे जनसाधारण के मस्तिष्क में मनोमालिन्य को जन्म देती है। सरकार की गलत नीतियाँ ये कि समाज को जो है कुछ वर्ग की हिमायत करता है। जो बड़े वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं गरीबी जो है कुछ वर्ग को गरीबी रेखा से बिल्कुल नीचे धकेल देते हैं। तो जैसे अगर बढ़ती मुद्रास्फीति बढ़ा दी, लोगों का जीवन स्तर जो है गिर गया और मूल्य वृद्धि हो गई, बेरोज़गारी आ गई, अनिवार्य ज़्यादा से ज़्यादा जो है वस्तुओं की जो है वो वस्तुओं का प्राइस बढ़ गया। तो इससे इन्हीं चीज़ों की वजह से जो होता है गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं कुछ लोग वर्ग। तो वही लोगों को सरकार के विरुद्ध फिर सड़कों पे उतरते हैं, हिंसा प्रदर्शन करते हैं और कहीं ना कहीं फिर वो मजबूर होते हैं वो करने के लिए क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। कामगार, किसान या छात्र, समाज के जो अन्य वर्ग हैं वो भी सरकार की जो नीतियाँ हैं वो उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए भाग लेते हैं। जब लोगों का कोई वर्ग यह मानने लगता है कि उसे उन मूल्यवान लाभों से जानबूझकर वंचित किया जा रहा है जिनके भी हकदार हैं, मतलब उन्हें ये लग रहा है कि मेरा राइट है लेकिन मुझे इससे वंचित किया जा रहा है, तो इसलिए फिर वो हिंसा का सहारा लेता है। तो इसीलिए इसमें आर्थिक स्थितियाँ हैं। और नेक्स्ट है सीमावर्ती देशों द्वारा समर्थन। लास्ट पॉइंट है सीमावर्ती देशों द्वारा समर्थन की मतलब राजनीतिक हिंसा जो होती है किसी राज्य में पोषित राजनीतिक हिंसा हमेशा उस निकटवर्ती देशों से समर्थन पाती है जो द्वेष रखते हैं। जैसे कि जो राजनीतिक हिंसा आज एक देश में हो रही है लेकिन इस देश में हिंसा क्यों हो रही है? क्योंकि इसके साथ में जो देश है ना वो कहीं ना कहीं वो दूसरे वाले देश से जो है विद्वेष रख रहे हैं, वो उसका शत्रु है, तो वो इसलिए उसको भड़का देता है और उनके बीच में हिंसा हो रही है। जैसे बाहरी देश धन, प्रशिक्षण और आश्रय के रूप में समर्थन दे देता है, कोई बाहरी देश उनको समर्थन दे देता है या उनको भड़का देता है या कुछ भी उनका साथ दे देता है, तो फिर वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो हिंसा करने लग जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हिंसा को पाकिस्तान समर्थन देना है तो जब भी जम्मू कश्मीर जो है इतना ताकतवर होकर वो हमसे राजनीतिक हिंसा कर पा रहा है। तो अमेरिका में क्यूबा निर्गांव में राजद्रोहियों को समर्थन दिया और लीबिया इराक में इस्लामिक जो आतंकवादी नेटवर्क है उसको समर्थन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे 2-3 एग्जांपल दे रखे हैं, एक तो भारत और कश्मीर का, अमेरिका में क्यूबा और निरागुआ का, और लीबिया इराक
जो है इस पर ये 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन लास्ट में पूछा गया था वो राजनीतिक हिंसा के रूप पूछे गए थे कि राजनीतिक हिंसा किस किस रूप में होता है, तो 2019 में पूछा गया था। तो इसके रूप जो है 5 रूप बता रखे हैं कि राजनीतिक हिंसा लोग सरकार के विरुद्ध होता है, असंतोष को दर्शाने के लिए होता है, लेकिन इसके 5 रूप बता रखे हैं। एक तो होता है कि सरकार के विरुद्ध लोगों के हिंसक जो विरोध प्रदर्शन जो भी होते हैं, जो विरोध प्रदर्शन करते हैं उसमें वो जो सरकारी कार्यालय होता है, जो सरकारी जो भी प्रतीक के होते हैं, प्राधिकार होते हैं, उन पर हमला कर देते हैं, कार्यालय, रेलवे और बसों पे हमला कर देते हैं, या जो भी सामान्य जो भी काम काज है जैसे रोड जाम कर देते हैं तो उन चीज़ को भंग कर देते हैं, तो इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। वो जो कार्य करने का स्थान है वो बंद कर देते हैं, बंद लगा देते हैं कारखानों में, वो फैक्ट्रियां जो बंद हो जाती हैं, हड़ताल कर देते हैं, मजदूर काम पे नहीं आते। तो इस तरह से विरोध प्रदर्शन करते हैं, या वे हिंसक प्रदर्शन मोर्चों का भी सहारा लेते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं, ठीक है, और मोर्चों का भी सहारा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो विरोध प्रदर्शन होता है ये अस्थायी होता है, एक टाइम तक होता है, कुछ टाइम लिमिट के लिए होता है, और कहीं ना कहीं फिर उसके बाद ये रुक जाता है। तो ये राजनीतिक हिंसा का विरोध प्रदर्शन का पहला है कि सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते हैं। सेकंड पॉइंट में जैसे आता है आतंकवादी क्या होते हैं? आतंकवादी एक बड़ी संख्या में युवाजन जो भी होते हैं वो सरकार में परिवर्तन लाने के लिए जो है आतंकवादी गुटों का सहारा लेते हैं। तो ये जो आतंकवादी होता है ये ज़्यादा हिंसात्मक तरीकों को अपनाते हैं, कहीं ना कहीं ये अपनी उसमें दृढ़ प्रतिज्ञा होते हैं, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं ये एक लंबे समय तक चलता है, दृढ़ प्रतिज्ञा होते हैं, उसमें विरोधी बंदूक की भाषा समझते हैं। उनकी जो गतिविधियाँ होती हैं वो किसी पुल को उड़ा देना, या बांध की दीवार तोड़ देना, या तोड़ फोड़ करना, हत्या करना, अचानक बंदूक चलाकर बड़ी संख्या में जो नरसंहार कर देना, बस जो है उनका अपहरण कर लेना, लोगों का अपहरण कर लेना, उनसे फिरौती मांगना, हत्याएं करना, लूट खसोट करना, जो पूजा स्थल है, धार्मिक स्थल है, दुकानें जो हैं, सार्वजनिक जो जगह है वहाँ पर बम फोड़ देना, वहाँ पे आग लगा देना, ठीक है, जातीय सांप्रदायिक जो दंगे हैं उनको बढ़ा देना। तो इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं आतंकवादी इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं कि आयरिश रिपब्लिक आर्मी, लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिलियम, विभिन्न फिलिस्तीनी गुरिल्ला संगठन, अलकायदा, खाड़क आदि कुछ सर्वाधिक हिंसक दुर्दांत जो है आतंकवादी संगठन है। तो इनके एग्जाम्पल है। और भारत में जैसे गतिविधियां जम्मू कश्मीर, पंजाब, नागालैंड, असम, त्रिपुरा में देखने को मिलती हैं। तो इस तरह के ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है सैन्य विद्रोह या तख्तापलट। सैन्य विद्रोह या तख्तापलट में क्या होता है? सैन्य विद्रोह तख्तापलट में होता है कि सशस्त्र बलों में असंतुष्ट तत्व ही सरकार के जो है विरोध करते हैं। ये राजद्रोह या गदर कहलाता है, जो मतलब सरकार के जो इसमें क्या होता है, जो ये सैन्य विद्रोह तख्तापलट में क्या होता है, ये देश की सेना और सशस्त्र बल तीसरी दुनिया की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे राज्य के अंदर ही जो रहते हैं वो ही सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। इसमें दुनिया भर में जो है सशस्त्र जो बलों है उसमें असंतुष्ट तत्व जो होता है वो सरकार के खिलाफ जो है वो विद्रोह कर देते हैं। इसमें जो ये विद्रोह होता है इसे गदर कहा जाता है। कहीं ना कहीं ये सैनिक जो है हथियार उठा लेते हैं या हिंसक गतिविधियाँ हैं उसमें लिप्त हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है कि 1857 जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेना के भारतीयों ने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह किया था और बड़ी संख्या में ब्रिटिश अफसरों को ही मार दिया था। तो वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश की सेना में ही भर्ती थे, मतलब इनकी एकजुट जो सेना थी उसमें ही भर्ती थे। तो उन्होंने भारतीयों ने ही ब्रिटिशों के खिलाफ जो विद्रोह किया था, तो उस तरह का एग्जाम्पल है ये। और अब इसके और एग्जाम्पल देखा जाए तो 1975 में बांग्लादेश में राष्ट्रपति शेख मुजीबुर एवं उनके पूरे परिवार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। 1865 से 66 में इंडोनेशिया में सैन्य राज्य वल्लभ द्वारा बहुत हिंसा की गई थी। 73 के उपरांत अफगानिस्तान में जो भी सैन्य सत्ता परिवर्तन थे ये। तो ये 3-4 एग्जाम्पल इसमें दे दिए जाएंगे। इसमें क्या होता है, जो सशस्त्र जो बलों में जो भी असंतुष्ट तत्व होता है उसी में, तो वही सैनिकों वो जो है सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है विद्रोह और राजविद्रोह आम संतुष्टि की वजह से नहीं होते। विद्रोह समाज के कुछ निश्चित वर्गों के क्रोध को प्रकट करते हैं। कि विद्रोह होता है कुछ निश्चित वर्ग को ही क्रोध को प्रकट करते हैं और सरकार की नीतियों को बदल डालने या सरकार में परिवर्तन को अभिलक्षित करते हैं। विद्रोही की कुछ मांग होती है। विद्रोही जो है वो आगे चलकर राजद्रोह में प्रकट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं विद्रोही जो है वो कहीं ना कहीं एक वक्त पे आके विद्रोह करते रहते हैं, फिर उसके बाद वो बिल्कुल ही सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। वो उनको मांग नहीं करनी, उनको सरकार को ही नष्ट करना है।
तो इस तरह से राज विद्रोह जो है विद्रोह की दूसरी अवस्था होती है। इस चरण में जो राज विद्रोही है वो वैचारिक रूप से प्रतिबंध होते हैं और वो भावी समाज का अपना सपना विकसित कर चुके होते हैं। वो खुद का समाज बनाने का सपना विकसित कर चुके होते हैं, जो वो उस समाज को बिल्कुल ही नष्ट करना चाहते हैं। समाजवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण उनकी बड़ी संख्या में जमर समर्थन भी उन्हें प्राप्त होता है। तो इस तरह के जो विद्रोह हैं, जो राज विद्रोह है वो सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लेता है, जिसे हम दबा नहीं सकते आसानी से। तो राज विद्रोही जो है वो छापामार युद्ध प्रणाली अपनाते हैं, क्योंकि उनके पास राज्यों से लड़ने के लिए सामरिक शक्ति जो होती है उसका अभाव होता है। तो कहीं ना कहीं वो छुप के युद्ध करना और छुप के जो भी पीछे से जो भी कार्य प्रणाली जो है वो अपनाते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल है क्रांतिकारी छापामार युद्ध। इसमें कार्य चीन, वियतनाम, क्यूबा जैसे देशों में सफल रहे हैं, परंतु ये ग्रीस, फिलीपींस और इराक में जो है विफल रहे हैं। यहाँ पर भी हुए हैं लेकिन विफल रहे हैं। सफल कहाँ पे हुए हैं? चीन में, वियतनाम में, क्यूबा जैसे देशों में ये सफल रहे हैं। लास्ट है युद्ध। युद्ध जो होता है राजनीतिक हिंसा की प्रकाष्ठा है। इसका मतलब युद्ध जो है दो प्रतिस्पर्धी बलों को परस्पर आमने सामने ला कर रखता है। आमने सामने युद्ध होता है लास्ट मोड। कहीं ना कहीं वो विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, दंगे करते हैं, हड़तालें करते हैं, राज विद्रोह कर देते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं। ये सारी अलग अलग अवस्थाएं हैं। एक युद्ध होता है जिसमें आमने सामने आकर बिल्कुल युद्ध करते हैं। तो इसमें युद्ध दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है देश के बाहर शत्रु के साथ युद्ध, जो देश के बाहर जो शत्रु होते हैं, और एक होता है आंतरिक युद्ध। जो देश के बाहरी शत्रु के साथ होता है वो व्यापक क्षति और विनाश उत्पन्न करता है, क्योंकि दोनों ही पक्ष के पास जो है भारी सेनाएं होती हैं। व्यापक विनाश के लिए हथियार होते हैं, वायु सेना बल का प्रयोग कर लेते हैं वो, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। तो इस तरह के युद्ध जो कि बाहरी युद्ध होते हैं, जो भारे शत्रु के साथ होते हैं, भारे युद्ध होते हैं। और आंतरिक युद्ध जो होता है राज्य बल और राजद्रोही जो होते हैं, जो राज्य में बल उत्पन्न हो रहे हैं नए नए, उनके साथ जो होता है युद्ध, उसमें क्या होता है? आंतरिक युद्ध केंद्र सरकार बलों या अलगाववादी ताकतों के बीच लड़ा जाता है, कि केंद्र और जो सरकार की जो भी गलत नीतियाँ बनाते हैं उनके खिलाफ जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें आंतरिक कहते हैं। यह जनता के कुछ एक वर्ग विशेष द्वारा विद्रोह होता है, कुछ वर्ग विशेष द्वारा विद्रोह होता है, और लोगों के व्यापक जनसमूह द्वारा या फिर राज विद्रोह कर दिया जाता है। अमेरिका में जैसे दासता उन्मूलन के मसले पर उत्तर और दक्षिणी के राज्यों में गृह युद्ध देखा गया था, दासता उन्मूलन के मसले पर। लेबियान, यूगोस्लाविया, नाइजीरिया, भारत में हिंसक आंतरिक जो युद्ध है वो होते रहे हैं। तो इस तरह का एग्जाम्पल इसमें दे दिया। तो कहीं ना कहीं रूप जो है, इसके रूप भी 5 हो गए। सरकार के विरोध प्रदर्शन करना, आतंकवाद करना, सैन्य विद्रोह करना, और सैन्य विद्रोह करना है, तख्ता पलट करना। जो भी सरकार है उसका तख्ता बिल्कुल पलट कर देना, उसके बिल्कुल ही खिलाफ हो जाना। विद्रोह कर देना, या वही विद्रोह जो है राज विद्रोह का रूप ले लेता है, जिसमें तुम अपनी खुद की सेना जो है स्थापित कर चाहते हो, कहीं ना कहीं अपना खुद का नाम स्थापित करना चाहते हो। युद्ध जो आमने सामने होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो है इसके राजनीतिक हिंसा के रूप आ गए। तो इसी में जैसे लास्ट निष्कर्ष लिख देना छोटा सा, कि जो राजनीतिक हिंसा होती है वो उसके विभिन्न अगर हम विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो राजनीतिक हिंसा होती है वो एक राजनीतिक प्रक्रिया में स्थापित होती है। राज्य जो है बल प्रयोग पर एकाधिकार करने का प्रयास करता है कहीं ना कहीं, और राजनीतिक हिंसा के हम कुछ कारण जो है अलग अलग कारण होते हैं, कि सरकार की जो वैधता है कहीं ना कहीं उसमें कमी होती है, वैध सरकारें नहीं होती। समाज के जो विभिन्न वर्ग होते हैं उनकी जो मांग है उसमें सामंजस्य स्थापित नहीं होता। धार्मिक और निर्जातीय मतभेद होता है, कहीं ना कहीं ये उकसाने का काम करते हैं। तो इस तरह के कई कारण हो सकते हैं और कई रूप हो सकते हैं, जैसे कि छुटपुट हिंसा भी हो सकती है, उपद्रव हो सकती है, आंतरिक युद्ध भी हो सकते हैं, और कहीं ना बड़ी मात्रा में जैसे जो आतंकवाद का भी रूप ले लेती है, तो इस राज विद्रोह का भी रूप ले लेती है। तो इस तरह से राजनीतिक हिंसा को हम देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे भी काबू पाना ज़रूरी है, और इस पे काबू सिर्फ किस लिए? लोगों को एक समानता, समता और एक न्याय के द्वारा ही, और लोकतंत्र को स्थापित करके ही हम राजनीतिक हिंसा को कम कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो हिंसा करने वाले व्यक्ति हैं उनके बारे में ये जान सके, उनकी जो मांगे हैं उनको जान सके, और कहीं ना कहीं वो मांगे अगर सही है और तो उनको कहीं ना कहीं अनिवार्य रूप से लागू करवा के सरकार द्वारा हम ऐसी उनकी राजनीतिक हिंसाओं को कम कर सकते हैं। तो दैट्स इट। तो यही चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, और इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आएगा आई होप वो हो जाएगा, इसमें कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैं जो और टॉपिक्स पे वीडियोस जो हैं जल्दी से जल्दी दूँगी, so it will be helpful for you, and thank you for watching. Please like, share and subscribe my videos to those who need the field to watch this, and thanks again.